गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम करेंगे डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्यों के विकासवादी कार्य। वर्तमान कल्याणकारी राज्य जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है और ये कार्य कल्याणकारी ही माने जाते हैं, वहीं ऐसे राज्य के द्वारा अनेक विकास के कार्य भी किए जाते हैं। प्रत्येक कल्याणकारी राज्य को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अनेक विकास के कार्य करने पड़ते हैं और ये कहना अनुचित होगा कि विकसित देशों को कोई भी कल्याणकारी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकसित देश जो होते हैं वो भी अपनी जनता के लिए कार्य करते रहते हैं और वो कार्य भी उनके कल्याणकारी राज्य में कार्यों में ही आ जाते हैं। विकास के कार्य करना केवल विकासशील तथा पिछड़े राज्यों का कार्य नहीं है। वास्तव में कल्याणकारी कार्य तथा विकासकारी कार्यों में भेद करना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के कार्य आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक राज्य को दोनों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि एक कार्य करने के साथ साथ जो दूसरा कार्य करना है वो उसी प्रकार का है जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि राज्य कल्याणकारी कार्य करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि राज्य विकासकारी कार्य कर रहा है। दोनों ही समानांतर हैं और दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों को अलग सूची में नहीं रख सकते और ना ही हमें इन्हें रखना चाहिए। यद्यपि कल्याणकारी तथा विकासकारी कार्यों को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को अलग करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि कल्याणकारी कार्यों के विषय में और विकासकारी कार्यों के विषय में जो भेद नहीं कर पाने की स्थिति है, तो हमने इनको अलग अलग बांट दिया था। जो राज्य के कल्याणकारी कार्य हैं उनमें हम ये देखते हैं कि वो कार्य कौन कौन से हैं। जैसे शिक्षा का प्रसार है कि शिक्षा वह साधन है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग खोल देती है, और आधुनिक जो कल्याणकारी राज्य हैं वो शिक्षा का प्रबंध अपने उन्होंने दायित्व में ले लिया है। शिक्षा का प्रबंध सरकार करती है, परंतु सरकार के अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक तथा भाषाई आदि संस्थाओं के द्वारा शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाते हैं और जिनके संचालन के लिए सरकार द्वारा अनुदान तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राज्यों के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। कल्याणकारी राज्यों में आपने और कार्य किए थे, जिसमें से प्रमुख रूप से कार्य और था कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, कि नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है कि उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को अपने नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनको बेरोजगारी तथा गरीबी दूर करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वह ऐसी व्यवस्था स्थापित करे कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना धन आवश्यक हो कि वह अपनी रोजी रोटी और निवास की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कल्याणकारी कार्यों में ही आपने ये कार्य भी हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सहायता करना भी राज्य का काम है, क्योंकि बीमार व्यक्ति अपने परिवार तथा समाज पर एक बोझ है और बीमारी के कारण वह अपने कार्य करने की क्षमता नहीं रखता। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए उचित प्रबंध करें। इसके अलावा कल्याणकारी कार्यों में राज्य लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, शोषण का अंत करता है, प्राकृतिक साधनों का संतुलित प्रयोग भी करता है और इसके अलावा मनोरंजन के कार्य भी राज्य के कार्यों की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि राज्य सिनेमा घरों, नाटक घरों, खेलकूद के मैदानों, अखाड़ों तथा पार्कों का प्रबंध करता है। इसके अलावा राज्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी कार्य करता है। जैसे सामाजिक बुराइयों में हमारे देश में सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, इनको समाप्त किया है और सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार पर समान दर्जा प्रदान किया गया है। और इसके अलावा राज्य के कल्याणकारी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो था सुरक्षित पक्षपात की व्यवस्था। और सबसे हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना जब से हुई है तब से आज तक सभी लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति एक जैसी कभी भी नहीं रही। समाज में अनेक प्रकार के ऐसे वर्ग होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी अधिक पिछड़े होते हैं। यदि सभी लोगों को समानता के अधिकार दे दिए जाएं तो पिछड़े लोग तो पिछड़े ही रह जाएंगे। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के पक्ष में कुछ विशेष सुविधाएं और रियायतों की व्यवस्था को
हम सुरक्षित पक्षपात कहते हैं। और इस प्रकार से भारत में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों समेत कई अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ये इस बात का स्पष्ट उदाहरण भी है। तो हमने देखा कि कल्याणकारी कार्य जो राज्य के थे वो ये थे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी प्रयास करेंगे कि विकासकारी कार्य कौन कौन से हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करें कि राज्य के विकासकारी कार्य कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्राकृतिक साधनों का उपयोग, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सभी राज्यों पर प्रकृति भी समान रूप से मेहरबान नहीं होती। किसी देश के पास एक तरह के प्राकृतिक साधन हैं तो दूसरे देश के पास अन्य तरह के प्राकृतिक साधन हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास तेल के अथाह भंडार हैं तो अन्य के पास कोयले, लोहे, अभ्रक तथा हीरे मोती और सोने के तथा अन्य खनिज पदार्थों के भंडार हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनके पास प्राकृतिक साधनों का अभाव है। प्रत्येक राज्य को जिनके पास जैसे भी खनिज पदार्थ हैं उनका पूरा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक साधनों के उपयोग को राज्य के महत्वपूर्ण विकासकारी कार्यों में शामिल किया जाता है। जितने प्राकृतिक साधन अधिक होते हैं उतना ही वह अधिक विकास करता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कृषि की उन्नति, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। भारत तथा अन्य देश जो कृषि प्रधान हैं तथा जिनकी अधिकांश जनता गांवों में रहती है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर निर्भर है, उन राज्यों का कार्य है कि किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग के उपकरणों से अवगत करवाएं। किसान के लिए अच्छे बीज, खाद, सिंचाई के साधन, बिजली आदि उपलब्ध करवाई जाए तथा जिससे कि कृषि उत्पादन में क्रांति लाई जा सके। कृषि के विषय में किसानों को आधुनिक आविष्कारों से अवगत करवाया जाए जिससे कि वे आधुनिक तकनीक के द्वारा अधिक उत्पादन कर सकें तथा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति लाई जा सके। दूसरे देशों से अन्न के लिए भीख न मांगनी पड़ी। ऐसी स्थिति में सहायता देने वाला देश सहायता लेने वाले देश की आंतरिक तथा बाह्य नीतियों को प्रभावित करता है। हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की, वो है विकासकारी कार्यों में आता है और वो है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आधुनिक युग में चाहे कोई राज्य कृषि प्रधान ही क्यों न हो, परंतु वह केवल कृषि पर ही निर्भर नहीं रह सकता। राज्य के विकास के लिए कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास भी अति आवश्यक है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्येक देश नित्य नए आविष्कार कर रहा है और प्रत्येक राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वह उद्योगों का अधिक से अधिक विकास करे। औद्योगिक विकास से ही देश में गरीबी तथा बेकारी जैसी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। वर्तमान में कृषि विकास भी औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। जो राष्ट्र जितना उद्योगों के क्षेत्र में विकसित है वह राज्य उतना ही विकसित कहलाता है। उद्योगों पर ही शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का अस्तित्व निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे नंबर के कार्य की और वो है व्यापार तथा वाणिज्य विकसित करना, रेगुलेट टू ट्रेड एंड बिजनेस। स्टूडेंट्स, लोक कल्याणकारी राज्य के विकास के जो हम कार्य करने लग रहे हैं उनमें केवल कृषि और उद्योग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि राज्य के विकास के लिए उद्योग तथा कृषि के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य के कार्य भी सम्मिलित हैं। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी विचारधारा ने राज्य के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने व्यक्ति को अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन किया था, लेजस फेयर की जो थ्योरी हम करते हैं, जिसके कारण देश का धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गया था और जिसके कारण व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र का विकास थम गया। आधुनिक कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेप की नीति का समर्थन नहीं करते, इसलिए व्यापार तथा वाणिज्य के लिए उचित नियम और कानून बनाए गए हैं। आयात निर्यात को कानूनों के द्वारा नियमित किया गया है और नाप तोल के पैमाने तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निश्चित करना भी राज्य के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है। राज्य स्वयं भी व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर के पॉइंट की, जो विकासकारी कार्यों में शामिल है और एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो है आयात तथा निर्यात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत जो विकासकारी कार्य हैं वो आते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस बात का ध्यान रखना, ये
पेपर में भी क्वेश्चन आता है। तो हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, आयात तथा निर्यात संबंधी जो राज्य के कार्य हैं। विश्व का कोई भी देश सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता अथवा सभी वस्तुओं में आत्मनिर्भर नहीं है। कुछ वस्तुओं का अत्यधिक निर्माण होता है तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो देश के लोगों की आवश्यकताओं से बहुत कम हैं। इसलिए प्रत्येक देश आयात तथा निर्यात की नीति बनाता है। पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करना तथा कम उत्पादित वस्तुओं का आयात करना राज्य के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित है। प्रत्येक देश इस बात का प्रयास करता है कि उसका आयात कम हो और निर्यात अधिक हो, जिससे कि उसे विदेशों का घटिया माल खरीदने को विवश न होना पड़े। भारत सरकार के द्वारा जो मोदी जी की नीति है उनमें लोकल फॉर वोकल जो हमें अभी मिला है, तो उसमें हम इसी बात का ही ध्यान रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, हमें आयात न करना पड़े सामान का और हम निर्यात करने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। निश्चित रूप से राज्य आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। हम बात करते हैं हमारे 6 नंबर के पॉइंट की और वो है आयोजन, प्लानिंग। प्रत्येक राज्य चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, देश के विकास के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं बनाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक योजना आयोग का गठन किया जाता है और योजना के बिना हम देखते हैं कि विकास संभव नहीं है। भारत में एक योजना आयोग का गठन किया गया है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है। देश में पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के पॉइंट की और वो है लाइसेंस तथा कर प्रणाली। गैर साम्यवादी देशों में किसी भी तरह के उद्योग तथा व्यापार को स्थापित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। उद्योगपति विदेशों से माल मंगवाने तथा भेजने के लिए भी सरकार की अनुमति पर निर्भर करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार लाइसेंस जारी करती है तथा आयात वस्तुओं पर कई तरह के टैक्स लगाती है। सरकार देश में निर्मित वस्तुओं पर भी टैक्स लगाती है। सरकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष टैक्सों के माध्यम से एकत्रित धनराशि विकास के कार्यों पर खर्च करती है। लोकतांत्रिक जो देश हैं वो इसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं और लाइसेंस तथा कर प्रणाली जो है वो उनके विकासकारी कार्यों में सम्मिलित है। और वर्तमान जो युग है वो लोक कल्याणकारी और लोकतंत्र वाले देशों का है। साधारणतः सरकार इस तरह की टैक्स नीति अपनाती है तथा बनाती है जिससे अधिक से अधिक भार धनी लोगों पर तथा कम से कम भार गरीब लोगों पर पड़े। सरकार गरीब तथा अमीर के बढ़ते अनुपात को कम करने का प्रयास कर रही है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और वो है शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। औद्योगिकीकरण के कारण शहरीकरण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। आज कहीं भी बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं और वहीं अनेक उपनिवेश स्थापित हो जाते हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के कारण गांव के लोग शहरों में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप शहरों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या के बढ़ने के कारण आवास की समस्या बढ़ी है। जीवन की दैनिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं का अभाव भी शहरों में बढ़ जाता है। उद्योगों के कारण पर्यावरण की भी समस्या है और इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार शहरी विकास तथा समस्याओं से निपटने का कार्य करती है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और वो है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। गांव के लोगों का शहरों की ओर प्रस्थान रोकने के लिए सरकार ग्रामीण विकास की ओर भी ध्यान दे रही है। गांव में आर्थिक पिछड़ापन है, यातायात सुविधाओं का अभाव है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तथा बेकारी का विस्तार है और विस्तार हो भी रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति हम देखें तो वो दयनीय भी हो जाती है। गांव आधुनिक सभ्यता से वंचित हैं, इसलिए सरकार ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाती है जिससे ग्रामीण समस्याओं का समाधान किया जा सके। हम बात करते हैं सिंचाई, बिजली उत्पादन के विकास की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट प्रमोशन ऑफ इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। राज्य विकास के अंतर्गत सिंचाई के साधनों तथा बिजली उत्पादन के कार्य भी करता है। सिंचाई के साधनों के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं
जिससे बिजली पैदा की जा सके तथा नदियों के जल के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी किसानों को उपलब्ध करवाया जा सके। सिंचाई तथा बिजली के कार्य दोनों परस्पर गहरे से संबंधित हैं। राज्य के दोनों विकासकारी कार्य कृषि तथा औद्योगिक विकास के मुख्य आधार हैं। सिंचाई के विकास से कृषि का विकास तथा बिजली उत्पादन के विकास पर कृषि तथा उद्योग दोनों ही निर्भर करते हैं। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास की। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। आधुनिक युग का बहुत अधिक विकास वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों पर निर्भर करता है। किसी देश के पास जितनी अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी होगी, वह देश विकास की दौड़ में उतना ही आगे होगा। राज्य की तकनीकी तथा वैज्ञानिक उन्नति के कारण चांद से लेकर अनेक ग्रहों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है पर्यावरण की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा कार्य है जो विकासकारी कार्यों में आज शामिल है राज्यों के। जैसे जैसे औद्योगिक विकास हो रहा है वैसे वैसे पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। अनेक प्रकार के रसायनों के प्रयोग के फलस्वरूप पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। नदियों के दूषित पानी के कारण नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं और इसलिए राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करे। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाकर किया गया कार्य उपयोगी नहीं, हानिकारक सिद्ध हो रहा है। समय समय पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं जिनमें पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए मानवता को गंभीर संकटों से बचाया जा सके। बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम के लिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब हम हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है हमारा जनसंख्या पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। विश्व की जनसंख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। एशिया तथा अफ्रीका के अविकसित देशों में तो बढ़ती जनसंख्या गंभीर समस्या बनती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जहाँ सामाजिक बुराइयों पर हम देखते हैं कि सामाजिक बुराइयां जैसे कि क्राइम्स हैं, रेप हैं, इस प्रकार के केस बढ़ते जा रहे हैं, चोरी है, डकैती है, और इनके साथ साथ विकास के कार्य रुक जाते हैं। विकासकारी योजनाएं असफल सिद्ध हो जाती हैं। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण नितांत आवश्यक है। जनसंख्या पर नियंत्रण के बिना राज्य का सर्वपक्षीय विकास संभव नहीं है। राज्य योजनाएं बनाता है परंतु जनसंख्या की वृद्धि इन योजनाओं को अपना अपना लक्ष्य पूरा नहीं करने देती। अतः विकास की गति तभी संभव है यदि जनसंख्या की बढ़ती गति पर सीमा लगाई जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विकासकारी कार्य आधुनिक राज्य के द्वारा निश्चित किए जाते हैं और इसके अतिरिक्त और अनेक विकासकारी कार्य हैं जो भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा निश्चित किए जाते हैं तथा अपनी परिस्थितियों के अनुकूल करते हैं। आधुनिक युग में राज्य यदि विकास कार्य नहीं करता तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की आलोचना। विद्यार्थियों, आपने लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य देखे, आपने राज्य के विकासकारी कार्यों के बारे में भी जानकारी हासिल की। इनका अध्ययन करने के पश्चात ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा राज्य मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी है, फिर भी लोक हितकारी राज्य की कुछ त्रुटियां हैं जिनके कारण विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की है। कल्याणकारी राज्य की किन आधार पर आलोचना की जाती है वो पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहला है महंगी व्यवस्था, कॉस्टली अफेयर्स। कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध सबसे पहले इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इस व्यवस्था में राज्य जनकल्याण तथा विकास के अनेक कार्य करता है जिनके कारण व्यय का भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। आर्थिक रूप से राष्ट्र ये कार्य कर सकते हैं परंतु गरीबी देशों में ये संभव नहीं है क्योंकि गरीब देश जो होते हैं उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता कि वो इस प्रकार के कार्य कर सकें। इस व्यवस्था के कारण सरकार को जनता पर टैक्स लगाने पड़ते हैं जिससे जनता का जीवन और भी कष्टप्रद हो जाता है। हम बात करें दूसरे पॉइंट की जो है पूंजीपतियों द्वारा विरोध, ओपोजिशन बाय कैपिटलिस्ट। कल्याणकारी राज्य की आलोचना अथवा विरोधता पूंजीपतियों के द्वारा सबसे अधिक की जाती है क्योंकि राज्य उद्योगपतियों के धन पर मनमाने ढंग से टैक्स लगाकर उन पर बोझ डालते हैं तथा उनसे एकत्रित धन गरीबों पर खर्च करते हैं। पूंजीपतियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में उत्पादन कम हो जाएगा और राष्ट्रीय आय को हानि होगी। हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की हमारी, और वो है नौकरशाही को अनुचित
महत्व। undue importance टू ब्यूरोक्रेसी। कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध एक और भी आरोप लगाया जाता है कि इस प्रकार की अवस्था के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अपने बड़े अधिकारों के कारण मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। लाल फीताशाही के कारण कार्य में देरी होती है, कार्यकुशलता में कमी आती है और राज्य के कार्यों में वृद्धि के कारण अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप नौकरशाही का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। तो इस आधार पर भी कल्याणकारी राज्यों की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिस आधार पर कल्याणकारी राज्यों की आलोचना की जाती है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत, एंड ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। लोक कल्याणकारी राज्य की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। कल्याणकारी राज्य में क्योंकि सब कुछ प्राप्त हो जाता है अथवा प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए लोगों में काम करने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है लोक हितकारिता पूंजीवाद का दूसरा नाम। वेलफेयरिज्म इज अनदर नेम ऑफ कैपिटलिज्म। लोक हितकारी राज्य की विचार पूंजीवाद का दूसरा नाम है, क्योंकि ऐसे राज्य में आर्थिक दृष्टि से समाज में कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता तथा समाज की सत्ता शोषक वर्ग के हाथों में ही बनी रहती है। और हमारा जो लास्ट हम बात करेंगे हमारे निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, कि कल्याणकारी राज्य की जो आलोचनात्मक व्याख्या हमने की उसके अध्ययन करने के पश्चात ये स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि आलोचकों ने कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के विरुद्ध अनेक तर्क दिए हैं, परंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान युग कल्याणकारी राज्यों का है। और ये कहना भी तर्कसंगत नहीं लगता कि कल्याणकारी राज्य की संभावना केवल अमेरिका, इंग्लैंड तथा ऐसे ही विकसित राज्यों में संभव है, गरीब देशों में नहीं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत जैसे देश ने भी विकास के अन्य कार्यों में कमी नहीं छोड़ी। लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही के कार्यों में वृद्धि तो अवश्य होती है, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि अफसर मनमानी करने में स्वतंत्र हैं। कल्याणकारी राज्य को व्यक्ति की उस समय से ही देखभाल करनी पड़ती है जब वह गर्भ में आता है तथा उस समय तक सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है जब तक कि वह संसार से विदा होकर नहीं चला जाता। राज्य आज व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उससे जुड़ा हुआ है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की देखभाल करने का दायित्व भी राज्यों ने और सरकारों ने अपने ऊपर ले लिया है। और इसका उदाहरण हम हमारे देश से ले सकते हैं कि भारत की सरकार नागरिकों के विकास के लिए हर संभव लगातार प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। स्टूडेंट्स, आप जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करेंगे इस लेसन में से वो हैं कि आधुनिक राज्य के विकासात्मक कार्यों की व्याख्या करें। धन्यवाद।